हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 8 के सेकंड लेसन को साइंस में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मीन्स छोटा, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे हो, आइए पढ़ते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स दैट आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई and are visible under microscope are called microorganism or microbes. It means the animals that are so small that cannot be seen by our naked eyes. Naked eyes means खुली आंखों से, हमारी खुली आंखों से, प्राकृतिक आंखों से कोई चीज हमको जब नहीं दिख पाता है तो वो सूक्ष्म हो जाता है, छोटा होता है। उसको हम ऐसा कहते हैं कि वो सूक्ष्म है, छोटा है। तो ऐसे छोटे छोटे जीव जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, हम उनको नहीं देख पाते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और वो कब दिखते हैं? जब हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब। अब जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स दोनों एक ही वर्ड है। जो माइक्रोब्स है वो बना हुआ है माइक्रोस और बायोस से। ये दोनों वर्ड्स जो है वो ग्रीक वर्ड हैं, आप समझते हैं। तो माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो यहां से भी उसका मीनिंग क्लियर होता है कि स्मॉल लाइफ, द एनिमल्स और द ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल एंड हैविंग लाइफ, या फिर स्मॉल आइडेंटिटी ऑफ लाइफ आर माइक्रोब्स। इन सब चीजों को हम लोग एक बायोलॉजी के स्पेशल पार्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ये एक बहुत ही विस्तृत पार्ट होता है जिसके अंतर्गत दुनिया की बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हैं। तो इन सभी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई की जाती है और लोग पढ़ करके अपने जीवन में नाम कमाते हैं। आगे हमको ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पाए जाते हैं। वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड? सो दे कैन बी फाउंड इन hottest desert, coolest ice polar region, in cracks of sea floor, salt water marshland, and even in our body. So these are very extreme places. How microorganism can survive in these extreme regions? मतलब अगर हम देखें तो hottest desert जो होता है बहुत गर्म होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां रहेगा? कूलेस्ट आइसी जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करेगा? क्रैक्स ऑफ सी, आपको पता है जैसे आप सी के अंदर जाएंगे ना, whenever you go inside the sea, deep and deep, the pressure of water over your head will get increased and you will feel that your body is getting crushed. जैसे जैसे हम पानी के अंदर गहराई में जाएंगे तो हमको जो पानी का जो ऊपर लेयर बढ़ता जाएगा उसके कारण हम पर प्रेशर बहुत अधिक लगेगा और ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो क्रश की जा रही है, एकदम लगता है कि बहुत दबाव पड़ रहा है। अब उतने में भी यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर जाता है। इवन कहता है कि सी के फ्लोर में जो क्रैक्स है वहां पर पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर, ये सी में तो सॉल्ट वाटर ही होता है। और इवन इन आवर बॉडी, हम ही जानते हैं कि इन हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और जबकि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने वाले एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमसे रिलेटेड इस तरीके से हैं कि हमारे हाथों पर, हमारे मुंह, हमारे चेहरे पर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पहरा रहता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां रहते हैं या फिर ये कहां पाए जाते हैं, तो आप सिंपली एक बात कहिए, एवरीवेयर। आपके किचन से लेकर के नहाने, सोने, खाने, दुनिया के हर एक जगह में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और खास करके वहां पर जहां पर तो मॉइस्चर हो, मॉइस्चर जहां पर है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आगे अब हमको ये जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हर जगह है, इवन ये इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में भी पाए जा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? क्यों? वो हम तो इतनी गर्मी में नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। हम तो एकदम कूलेस्ट पोलर रीजन में रह पाएंगे, हम लोग तो सिंपली है, हम लोग वहां पे एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्या बात है कि ये एडॉप्ट कर जाते हैं? तो देखिए, माइक्रोब्स कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एवरीवेयर बिकॉज ऑफ आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक
कवरिंग बना लेते हैं, ठीक है, एक कवरिंग क्रिएट कर लेते हैं जिसके कारण टेम्परेचर का, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस का कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है और वो उसके अंदर आसानी से रह लेते हैं। वो जब भी महसूस करते हैं कि जो कंडीशंस है वो अनफेवरेबल हो रहे हैं तो वो अपने ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। आप सुने होंगे कि हम लोग जब खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें दवा छिड़कते हैं, तो दवा छिड़कते हैं तो कभी कभी आप ये जानते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं उन पर दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उनके ऊपर सिस्ट आ जाता है, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं उस दवाई के अनुसार। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं उस क्लाइमेट के अनुसार और उनके एडेप्टेशन के कारण उनकी बॉडी जो होती है उस तरीके से डिजाइन हो जाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और उस कंडीशन को सहने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चूंकि छोटे हैं तो उनको देखने के लिए एक अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने डिफिनेशन में बताया माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो यहां पर भी लगा हुआ तो सूक्ष्म हो जाएगा और स्कोप मींस देखने वाला, इंस्ट्रूमेंट दर्शी, तो माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। ये क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व, स्टडी एंड एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। ठीक है, एक अति सूक्ष्म जीवों की या फिर अति सूक्ष्म चीजों की जो स्टडी होती है, जो जानकारी प्राप्त करने की जो विधि है, वो इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, माइक्रोस्कोप। ये बगल में है, आप इसको देख रहे हैं। आगे एक व्यक्ति है जिनके बारे में हमको थोड़ा जान लेना जरूरी है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो है वो हॉलैंड से थे। इन लोगों को, जो हॉलैंड वासी जो होते हैं, उनको डच भी कहा जाता है। तो ये डच के या फिर हॉलैंड के एक व्यक्ति थे जो कि बिजनेसमैन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खुद ही स्टडी किया और चीजों को ऑब्जर्व की। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के काइंड्स के बारे में जानना चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली जो है वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन एक 5वां कैटेगरी भी ऐड किया जाता है जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। तो पहला है बैक्टीरिया, जिसको सिंगुलर में हम लोग, ये प्लुरल है, बैक्टीरिया प्लुरल है, सिंगुलर में हम लोग बैक्टीरियम कहते हैं। फिर है फंगस, सॉरी फंगी, जिसको सिंगुलर में हम फंगस कहते हैं। एल्गी, जिसका सिंगुलर होता है एल्गा। फिर प्रोटोजोआ, उसका सिंगुलर क्या होता है? प्रोटोजोआंस। और आगे होते हैं वायरस और वायरसेस। अब इनमें थोड़ा अंतर समझते हैं। क्यों हम लोग जनरली वायरस को थोड़ा अलग क्यों पढ़ते हैं? तो उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी बहुत अलग होती है, लेकिन ये लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, लेकिन ये सब जो होते हैं वो केवल और केवल लिविंग होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़े अलग हैं और वो थोड़ा अलग है। दरअसल ये एक जैसे हैं, वही अलग है, वायरस ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, कोई हिंदी वर्ड नहीं है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? तो ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें से जो सबसे सिंपलेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक कैटेगरी है बैक्टीरिया का। तो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड अमंग द सिंपलेस्ट, ठीक है। ये सबसे छोटे और लगभग सबसे सिंपल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आगे दे आर सिंगल सेल, ये एक सेल के बने हुए होते हैं, एंड आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और ये लगभग हर एक जगह में पाए जाते हैं। आगे है नियरली इतना, मतलब अभी बात समझिए, देखिए नोट है, नोट आपको बस ऐसे ही समझने के लिए मैंने लिख दिया है कितने छोटे होते हैं। नियरली दिस मच, यदि आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में समझे तो 2.5 बिलियन है ये, 2.5 बिलियन। और यदि ऐसे इंडियन सिस्टम में समझे तो 2.5 अरब या फिर उसमें देखें तो 2.5 बिलियन बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम ऑफ जो हमारी गार्डन की सोइल होती है। यदि उस गार्डन में जो हमारी मिट्टी होती है उसका यदि हम 1 ग्राम लें तो उसके 1 ग्राम में लगभग 2.5 बिलियन बैक्टीरिया पाई जाती हैं। अब इसे सोचिए कितने छोटे होते हैं। 1 ग्राम की बात की जा रही है, 1 ग्राम की बात की जा रही है, चुटकी भर में उतना मिट्टी उठ जाता होगा और उतने मिट्टी में ही इतने बिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अच्छा एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि गार्डन का जो आप मिट्टी छू दिए तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप टच कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनसे दूर रहना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को अपने आप को साफ रखना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बात को समझिए, ऐसा नहीं कभी गार्डन का मिट्टी छुएंगे नहीं आप, ऐसा नहीं है।
बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है रॉड शेप्ड। ये रॉड के शेप जैसे होते हैं, लंबे लंबे, आप स्क्रीन पर देखिए, इनको हम लोग कहते हैं बैसिली। अगला है स्फेरिकल, जिसको हम लोग कहते हैं कॉकी, और जो तीसरा है स्पाइरल, जिसको हम लोग एस्प्रिलिया भी कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया के कुछ प्रकार हैं, और इसी के साथ बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाता है। आगे है हमारा एल्गी, मतलब एक ऐसा टर्म है जिससे प्लांट को रिफर किया जाता है। एल्गी इज अ प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये बात समझिए थोड़ा इसमें। एल्गी रिफर्स टू अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। तो एल्गी की खास बात ये होती है कि ये ऑलमोस्ट प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। इनके यदि सेल को हम देखें तो सेल वॉल होता है। ये सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। आप अपने घरों में देखे होंगे जो एक काले ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाता है, जहां पर मॉइस्चर रहता है, ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। दीवारों पर एक छोटे छोटे बड़ी बारीक ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग काई कहते हैं हिंदी में। वो एल्गी होता है, और एल्गी ऑलमोस्ट प्लांट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। नेक्स्ट वन इज फंगी। सो फंगी आर आल्सो अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑर्गेनिज्म means where there is life. It is not indicating, or it is not referring only animals. Organism means one which have life. So plants also have life. Got it? So fungus, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फंगी जो है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो ग्रीन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फंगी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ओके, हॉट ड्राई टू कोल्ड रीजन्स, वो गर्म प्रदेशों में भी पाए जाते हैं और ठंडी जगहों में भी होते हैं, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सिंस एल्गी हैज क्लोरोफिल, सो दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट फंगीज are not able to make their own food because they don't have chlorophyll. They exist without chlorophyll. That's why they are not able to prepare their own food. They can't do photosynthesis. Next, fungi can be found everywhere. ये clear है? Next, they grow best in dark, warm, moist places. Do you know mushroom? We ate it, right? So, mushroom is a kind of fungi. Okay, and if you are willing to study and know about the farming of mushroom, growing mushroom, so you should know mushroom are grown inside a dark room. Okay, एक अंधेरे कमरे में जिसमें गर्मी होती है, जिसमें उमस होती है, उसमें मशरूम उगाया जाता है। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल यदि हम ले ले, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये सब जो है, ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेलुलर होता है, और ब्रेड मोल्ड जो होता है वो, जिसको हम लोग ब्रेड पे नहीं सफेद सफेद चीजें आ जाती हैं, हम लोग अचार वचार लगाते हैं तो उसमें सफेद चीजें आ जाती हैं, तो वो सब ब्रेड मोल्ड है। और ईस्ट क्या होता है? तो ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। कभी सिरका का नाम सुना है? विनेगर। तो विनेगर जो होता है वो क्या होता है? फ्रूट जूस होता है। फ्रूट जूस को विनेगर बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। आगे प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये देखिए, जो अभी हम पहले पढ़े हैं, बैक्टीरिया एक अलग चीज ही है, फंगी और एल्गी ये दोनों प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक में क्लोरोफिल होता है, एक में क्लोरोफिल नहीं होता है। दोनों एक ग्रो करने के लिए
किसी पर आधारित होता है, एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है, और एक खुद ही जो एल्गी होता है उसमें खुद ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो अपना खाना बना लेता है। अब आइए चलते हैं जिनमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो प्रोटोजोआ है उसमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, और ये यूनिसेलुलर, एक सेल का बना हुआ, बहुत छोटा होता है। आगे दे कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो जितने भी हैं इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे आप देख रहे सकें, एमीबा है, ग्रेडिया है, पैरामीशियम है, ये सब जो है इनके पास टेल होती है, और ये क्या कर सकते हैं, टेल होती है, या फिर ऐसा लगता है कि आउटर बॉडी पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसके कारण वो तैर सकते हैं। तो ये मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव, ये भी एनिमल की प्रॉपर्टी है। दे कैप्चर एंड ईट फूड, इनके पास अपना भोजन नहीं होता, ये किसी चीज को मतलब कैप्चर करते हैं और उसको खा जाते हैं। आगे कैन बी फाउंड इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर एंड इन सॉइल। तो जो प्रोटोजोआज होते हैं वो या तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या फिर सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, और जो इन दोनों में नहीं पाए जाते हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं। आगे आर पैरासाइटिक इन नेचर। तो भाई एनिमल क्या होता है, पैरासाइटिक नेचर का ही होता है ऑलमोस्ट। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है, जो अपने होस्ट सेल में रह करके उसी को खाए। जैसे एक बात समझिए, आप जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जी रहे हैं, तो उनको भोजन कहां से मिल रहा है, हमारी बॉडी से ही। तो जिस होस्ट सेल में वो रह रहे हैं उसी से भोजन ले रहे हैं। तो हम कैसे हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो अंदर हमारे, मान के चलिए कोई कीड़ा हो गया, तो वो कैसा है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, जिस होस्ट में रह रहा है उसी होस्ट को खा रहा है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये भी क्या होते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। इसका एग्जांपल याद कर लीजिएगा, अमीबा, ग्रीडिया और पैरामीशियम होते हैं। आगे लास्ट और अब आज का वीडियो समाप्त करने वाला टॉपिक, ये वायरस है। अभी आप जानते हैं कि वायरस जो होता है, मैंने शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आने वाला ये टर्म है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है और शो भी करता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या होता है, स्मॉलर देन एनी नोन सेल, ये सबसे स्मॉलर होता है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर हो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। आगे कैन नॉट बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप, ये लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा। तो दिखा कैसे होगा, कैसे जाने होंगे लोग इसके बारे में, तो इसके बारे में जानने के लिए लोगों ने क्या किया होगा, एक माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मदद लिया होगा, जिसके पास कैपेसिटी होता है 2000 टाइम्स, 200,000 टाइम्स, ठीक है, दिस मच। तो देखिए ये 200,000 टाइम्स जूम करने की कैपेसिटी होती है, वो किसी एक चीज को इतने टाइम्स जूम कर सकता है। उस माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसको देखा गया है। आगे है डोंट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। अब देखिए आपको यहीं पर ये चीज क्लियर हो जाता है, इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसे सेल जैसा नहीं होता है। जो आप अभी आगे चल करके जो हमारा लेसन सेल है, सेल चैप्टर में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण सेल अपनी लाइफ को जीता है। तो इनके अंदर, वायरसेस के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल की तरह नहीं होती है। जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो वायरस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सेल के अंदर वैक्यूल पाया जाता है, उसके अंदर नहीं पाया जाता। ये सारे डिफरेंसेस हैं। वायरस क्यों अलग है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वायरस है वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब अपनी संख्या को खुद ही नहीं बढ़ा सकता है। अब इस चीज के लिए क्या होता है कि वो किसी होस्ट सेल में जाने की कोशिश करता है। होस्ट सेल का मतलब समझिए, जैसे मान के चलिए मैं एक व्यक्ति हूं, मैं जीवित हूं, मेरे में जीवन है, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो मैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, मैं होस्ट हो गया। तो वायरस के लिए क्या जरूरी है, वायरसेस के लिए जरूरी है कि एक होस्ट सेल हो। अगर वो होस्ट सेल के अंदर है तो लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन अगर उसके बाहर है तो किसी भी प्रकार का लिविंग प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। अब लिविंग प्रॉपर्टी शो करने का मतलब वो रिप्रोड्यूस करेगा।
जो वायरस है रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको एक लिविंग सेल में होने की आवश्यकता है, वो चाहे प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो। जैसे ही वो एनिमल के सेल के अंदर जाता है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जब वो रिप्रोड्यूस करना शुरू होता है तो वो जो सेल है वो ब्रस्ट कर जाता है। मान के चलिए कि एक बलून है, उसमें हवा भरते जा रहा है। तो जैसे मान के चलिए कि हमारा जो सेल हो गया, होस्ट जो सेल है वो बलून की तरह है और उसके अंदर वायरस के तौर पे कौन एंटर किया है, एयर के तौर पे कौन एंट्री किया है, वायरस। जैसे एक बलून और बलून के अंदर हम हवा डालते हैं, हवा एक्सेस होगा तो बलून क्या होगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, वो ब्रस्ट करके फट जाएगा। ठीक उस तरीके से जो हमारा सेल है, होस्ट सेल है, उसके अंदर वायरस एंट्री लिया और वो काफी तेजी से प्रोड्यूस हो रहा है, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते जा रहा है। इसके कारण क्या होता है, जो सेल होता है वो एक्सप्लोड कर जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। अब वहां से जो सेल होते हैं, जो वायरस निकले हैं, वो बाकी और सेल को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से जब बहुत ज्यादा संख्या में वायरस सेलों में फैल जाते हैं तो वो अलग अलग सेल में जाकर के रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं, अपने संख्या को बढ़ाना शुरू करते हैं और ऐसे में मल्टीपल सेल एट अ टाइम डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो होस्ट होता है उसके बहुत सारे सेल एक बार में मरने लगते हैं और वो बीमार हो जाता है। आप जानते हैं कि अभी वर्तमान इस समय में हम लोग एक बहुत ही बड़े आपदा से गुजर रहे हैं और पेंडेमिक कह लीजिए इसको, ये पेंडेमिक है। तो इस पेंडेमिक को नाम दिया गया है कोविड-19। जो कोविड-19 है ये एक वायरस से होने वाला डिजीज है जिसको कॉमनली लोग कोरोना वायरस भी कहते हैं। कोरोना वायरस से होने वाली डिजीज को कोविड-19 कहा जाता है। एक चीज और, वायरसेस का जो नेम है, जैसे इन सब में प्रोटोजोआ में आपको दिया गया अमीबा, गिरिडिया और पारामीशियम, ये एक नेम है जो कि ऑलरेडी पहले से दिया गया है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं उनका नाम, उनकी प्रॉपर्टी और उनके लोकेशन, उनके ऑकरिंग ईयर, इन सब चीजों को देख करके दिया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जो कोरोना है उसका नाम कोविड-19 है। तो कोविड मतलब कोविड स्टैंड कोरोना वायरस डिजीज, और 2019 ईयर में दिसंबर 2019 में ये चाइना में वुहान शहर में मिला था इसका केस, इसीलिए कोविड-19 इसका नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं उनकी कोई एक डिफिनिट प्रॉपर्टी नोन नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी होने के कारण उनके लोकेशन, उनके जो उत्पत्ति की जो जगह है, इन सब चीजों के आधार पर उसको नाम दिया जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा जो कि आज कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन, फिर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, किसने माइक्रोस्कोप डेवलप किया, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी किसने की, जो कि ल्यूवेनहॉक थे। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, किस स्थिति में पाए जाते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फिर कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें हम लोग 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआस एंड वायरस। सभी की प्रॉपर्टी को आपको 1 by 1 करके पढ़ाया गया। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।